हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ, डिज़ाइनर बेबी। तो कौन नहीं चाहता होगा कि उसका बच्चा आइंस्टाइन की तरह इंटेलिजेंट हो, दीपिका ऐश्वर्या की तरह खूबसूरत हो या सचिन तेंदुलकर की तरह अच्छा खेले। तो आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे सपने को भी पूरा करने में पीछे नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डिज़ाइनर बेबी या जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबी। अब तक हम लोगों ने सुना था कि प्लांट्स या फिर स्मॉल ऑर्गेनिज्म के जीन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जीन को मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन अब यह ह्यूमन के केस में भी पॉसिबल है और वर्ल्ड में डिज़ाइनर बेबी भी तैयार किया जा चुका है। मतलब ऐसा बेबी जिसका हम चाहते हो कि आईक्यू हाई हो, कोई इनहेरिटेड डिजीज़ ना हो उसमें, एथलेटिक स्किल्स हो, परफेक्ट विजन हो, अल्जाइमर और स्ट्रोक का रिस्क भी कम हो। तो डिज़ाइनर बेबी इज़ अ बेबी whose genetic makeup has been selected or altered, often to include a particular gene or to remove gene associated with a disease। मतलब वैसे जेनेटिक मेकअप वाला बेबी जिसमें एक डिफेक्टिव जीन को हटाकर, यानी एक पर्टिकुलर जीन को हटाकर किसी दूसरे जीन को ऐड किया जा रहा है। मतलब कोई पर्टिकुलर जीन को ऐड किया जा रहा है, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि बच्चे का इंटेलिजेंस अच्छा हो, आईक्यू हाई हो, लुक्स अच्छा हो, तो वैसे जीन को ऐड किया जा रहा है। तो आखिर जो डिज़ाइनर बेबी तैयार किया जाता है उसका प्रोसीजर क्या है? तो उसके प्रोसीजर के बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स एंड स्पर्म थ्रू आईवीएफ टेक्निक। मतलब कि आईवीएफ टेक्निक के थ्रू, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर के थ्रू एग्स और स्पर्म, जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हैं, एग्स जो कि फीमेल गैमीट हैं और स्पर्म जो मेल गैमीट है, वो पेरेंट से लिया जाता है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। उसके बाद जेनेटिकली ऑल्टर्ड एम्ब्रियो ऑल्टर्ड एम्ब्रियो मतलब कि एम्ब्रियो जो तैयार हुआ उसको जेनेटिकली ऑल्टर्ड किया गया। मतलब जो उसमें डिफेक्टिव जीन था उसे हटाया गया और डिजायर्ड जीन को डाला गया। ये तो एम्ब्रियो के केस में भी किया जा सकता है या फिर स्पर्म और एग्स में भी डाला जा सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी। तो क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी क्या है? अ यूनिक टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स जेनेटिसिस्ट एंड मेडिकल रिसर्चर टू एडिट पार्ट्स ऑफ द जीनोम बाय रिमूविंग, एडिंग और ऑल्टरिंग सेक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू ये पॉसिबल है कि डीएनए सीक्वेंस को ऑल्टर करना। मतलब जो डीएनए का सीक्वेंस है उससे कुछ चीज़ को हम हटा रहे हैं और कोई चीज़ को ऐड कर रहे हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट, मोस्ट वर्सेटाइल एंड प्रिसाइज मेथड ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर हम क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। तो कैस 9 का मतलब क्या है? तो कैस 9 जो है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर का मतलब आप लोग जानते हैं कैंची। तो कैंची का क्या काम है कि जैसे कोई चीज़ है, जैसे कपड़ा है, कागज है, इन सबको काट सकते हैं कैंची के थ्रू। लेकिन इस कैंची के थ्रू हम किसी जीन को तो नहीं काट सकते ना, क्योंकि जीन तो बहुत छोटा है। तो इस केस में मॉलिक्यूलर सीजर का यूज़ किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर किस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया गया है? कैस 9 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो कैस 9 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि डीएनए स्ट्रैंड को पर्टिकुलर लोकेशन पे कट करता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कैस 9 एंजाइम जो है इसको पर्टिकुलर लोकेशन पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट कर रहा है और कट करके रिमूव कर रहा है। तो आखिर जो कट कर रहा है तो उसको गाइड कौन करता है? तो आप लोग देख रहे हैं कि गाइड आरएनए इज डिजाइन टू फाइंड एंड बाइंड टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस इन द डीएनए। गाइड आरएनए का काम है कि डीएनए के स्पेसिफिक लोकेशन में जाकर बाइंड करता है और
उस स्पेसिफिक लोकेशन पे बाइंड करता है, तो गाइड आरएनए से आकर Cas9 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो बाइंड करता है और उसी लोकेशन पर डीएनए के स्ट्रैंड को कट करता है। तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले एक टारगेट सीक्वेंस को चुना जाता है, मतलब कोई एक सीक्वेंस को लिया जाता है, उसके बाद उस जगह गाइड आरएनए बाइंड करता है टारगेट सीक्वेंस में जाकर। गाइड आरएनए जब बाइंड करता है तो Cas9 एंजाइम गाइड आरएनए से फिर बाइंड करता है और Cas9 क्या करता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को उस जगह कट कर देता है उस लोकेशन पर, और फिर उस कट प्लेस पर एक दूसरा जीन को ऐड किया जाता है, जिसे हम ऐड करना चाह रहे हैं डिजायर्ड जीन को, उसे ऐड किया जाता है, मतलब म्यूटेशन लाया जाता है। तो इसके बाद जब एम्ब्रियो में जो डिफेक्टिव जीन था उसे हटा दिया गया और जो डिजायर्ड जीन था उसे डाल दिया गया, फिर उस एम्ब्रियो को प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस किया जाता है। तो एम्ब्रियो का पीजीडी और पीएचडी किया जाता है। मतलब ये क्या है? इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच एम्ब्रियोज आर स्क्रीन्ड प्रायर टू इम्प्लांटेशन। मतलब नाम से ही क्लियर है कि प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस, मतलब इम्प्लांटेशन के पहले, मतलब जो एम्ब्रियो तैयार किया गया उससे पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग की जाती है इम्प्लांटेशन के पहले, मतलब मदर के बॉडी में जो है एम्ब्रियो को इम्प्लांट कराने से पहले इसकी स्क्रीनिंग की जाती है। मतलब ये देखा जाता है कि उस जो एम्ब्रियो जो तैयार किया गया है उसमें कोई डिफेक्ट तो आ रह गया है, डिफेक्ट नहीं है कोई, मतलब जो हम चाह रहे हैं वैसा ही तैयार हुआ या फिर उसमें कोई डिफेक्ट रह गया है, तो ये स्क्रीनिंग से पता कर लिया जाता है। और फिर स्क्रीनिंग के बाद एक परफेक्ट जो है एम्ब्रियो को चुना जाता है और उसके बाद उसका इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है, और इम्प्लांटेशन के बाद जो है नॉर्मल डिलीवरी जैसे मदर से होता है बेबी का, वैसे होता है। तो इतना कुछ तो जान गए, तो आखिर वर्ल्ड में जो तैयार किया गया है डिज़ाइनर बेबी पहला कौन सा है? तो एडम नास। जो एडम नास है उसका जन्म यूएस में अगस्त 2000 ईस्वी में 2000 ईयर में हुआ था। तो एडम नास को वर्ल्ड फर्स्ट डिज़ाइनर बेबी और वर्ल्ड फर्स्ट सेवियर सिबलिंग कहा जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट डिज़ाइनर बेबी एंड वर्ल्ड फर्स्ट सेवियर सिबलिंग। तो उसके जो फादर एंड मदर थे जॉन एंड लिजा नास, तो उनकी एक जो बेटी थी उनका नाम था मॉली, और मॉली को एक डेडली ब्लड डिजीज़ था फैंकोनी एनीमिया डिजीज़ था। तो उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि एक दूसरे बेबी को जन्म देने का डिज़ाइनर बेबी मतलब प्रोसेस जो था उसके थ्रू, और डिज़ाइनर बेबी प्रोसेस से एडम नास का जब जन्म हुआ उससे जो फैंकोनी एनीमिया वाला जीन था उससे हटा दिया गया। मतलब एडम नास को ऐसा कोई डिजीज़ नहीं था, और एडम नास का जो अम्बिलिकल कॉर्ड था उसका ब्लड, यानी कि उसका स्टेम सेल लेके एडम नास के स्टेम सेल से मॉली के बोन मैरो में ट्रांसप्लांटेशन करवा गया। तो इस तरह मॉली का जो है जो डिजीज़ था वो ट्रीट हो पाया। उसके बाद दूसरा केस है लुलू एंड नाना का। ही जानकी जो साइंटिस्ट थे चाइना के, ही क्लेम दैट ही हैड प्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट जीन एडिटेड ह्यूमन बेबीज। उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट जीन एडिटेड ह्यूमन बेबीज को प्रोड्यूस किया है, जो है लुलू एंड नाना। वो दोनों ट्विन गर्ल्स। तो उन्होंने भी क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। एक्चुअली क्या था कि जो लुलू एंड नैना थे, तो उनके जो पेरेंट्स थे उनमें से एक पार्टनर को उनका जो एक पार्टनर था HIV पॉजिटिव था, और ही का एम था, जो ही साइंटिस्ट थे उनका एम था कि बच्चे को HIV ना हो। तो उन्होंने क्या किया कि जो CCR5 जीन था उसे डिसेबल किया,
मतलब एम्ब्रियो जब लेते हैं उसका जीन ऑल्ट्रेशन किया जाता है, तो ना CCR5 जीन को डिसेबल किया। मतलब CCR5 जीन का काम होता है कि वो सेल में HIV इन्फेक्शन को अलाउ करता है। तो इसे डिसेबल करने से क्या हुआ कि जो लुलू एंड नैना का जन्म हुआ, वो उन दोनों को HIV नहीं था। तो इस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि इसका यूज़ रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए हुआ था और इस रिसर्च को अनएथिकल भी कहा गया। तो इसके बहुत से एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो पहले हम एडवांटेज को देखते हैं। तो इट इंक्रीजेज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि डिज़ाइनर बेबी के थ्रू जो है बच्चे का जो है लाइफ स्पैन 30 ईयर्स और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फिर बेबी पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है किस चीज़ का, जैसे हेल्थ अच्छा होता है, इंटेलिजेंस भी अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, लुक्स भी अच्छा होगा। ऑल्टरिंग द लाइफ स्टाइल, मतलब बेबी के मेंटल कैपेबिलिटीज़, उसका थिंकिंग जो कैपेसिटी होगा वो भी इंक्रीज करेगा। एंड इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर के कम होने से बेबी का सर्वाइवल जो है वो बढ़ेगा। और भी बेनिफिट है, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर को एलिमिनेट करता है, इनहेरिटेड मेडिकल कंडीशन के रिस्क को रिड्यूस करता है, जैसे कि एनीमिया, ओबेसिटी, डायबिटीज़, कैंसर, इन सब का रिस्क कम होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि नॉट एरर फ्री, जैसे कोई भी जेनेटिक रिसर्च होता है तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो 100% जो है वो सही रिजल्ट ही देगा, हमेशा एक ही रिजल्ट देगा। कभी कभी ये हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर कुछ एरर आ जाए, या फिर जब उसका जन्म हो तभी कुछ एरर आ जाए। उसके बाद है एथिकल एंड मोरल इशू, कोई एथिकल और मोरल इशू भी आ सकता है, जैसे कि क्या होता है कि जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड चाइल्ड तैयार करते हैं तो उसमें काउंटलेस एम्ब्रियो को किल किया जाता है और एक परफेक्ट एम्ब्रियो को चुना जाता है। फिर दूसरा डिसएडवांटेज है कि वायलेशन ऑफ योर बेबीज राइट, मतलब कि बेबी का जन्म भी नहीं हुआ है और हम उसके क्या बोलते हैं उसके अप्रूवल के बिना, उसके मतलब उसका क्या मन है उसके बिना ही हम उसके मेंटल, इमोशनल, फिजिकल मेकअप को हम चेंज कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं। उसके बाद कैन क्रिएट मार्क्ड गैप इन सोसाइटी, सोसाइटी में एक गैप आ सकता है। जैसे एक गटाका मूवी है तो उसमें भी इस टाइप का शो किया गया है, मतलब कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को वैलिड बोलते हैं और जो नेचुरली बर्थ जिसका हुआ है उसे इनवैलिड बोलते हैं। तो वैसा ही कंडीशन यहाँ भी डेवलप हो सकता है, जैसे कि जो डिज़ाइनर बेबी का सीरीज़ है, मतलब बहुत से डिज़ाइनर बेबी जो हैं वो जब बड़े होंगे तो वो अपने आप को सुपीरियर समझेंगे, और जो बाकी नेचुरली जिनका बर्थ हुआ है उन्हें डिज़ाइनर बेबी का जो सीरीज़ है वो क्या समझेंगे, उनको इन्फीरियर। मतलब एक सोसाइटी में गैप गैप क्रिएट हो जाएगा फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो। और भी इसके डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि ऐसे केस में डेथ पॉसिबल है। फिर दूसरा कि कभी कभी क्या होगा कि जब हम जीन को रिमूव करते हैं तो कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि जो जीन अच्छा है, मतलब बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो अच्छा है वही जीन रिमूव हो जाए। और फिर ये भी पॉसिबल है कि इससे कोई नया बीमारी ही आ जाए। तो बहुत से डिसएडवांटेज भी हैं। तो इसलिए जो है बहुत से कंट्री में जीन एडिटिंग को बैन मतलब किया गया है, बैन है। और यूके में स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद ही एम्ब्रियो का जीन एडिटिंग पॉसिबल है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।